प्रायोजक है गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, आपके 8 बज गए। आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद से लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा ये हादसा हुआ क्यों है और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। कौन सी वो व्यवस्था है जो इस प्रकार के हादसों को रोक सकती है और उसके काम क्यों नहीं करती। इसके बाद में सियासत भी गरमा गई। इस खबर के हर पहलू पर करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात बीजेपी की 2 दिन चली मंत्रिपरिषद की बैठक से क्या निकला खास। दिखाएंगे आपको कि कल से शुरू होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में क्या होने की है संभावना, किन विषयों पर होगी विस्तार से चर्चा। इस खबर पर हम करेंगे विस्तार से बात, साथ ही दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पेरिस ओलंपिक में खुला भारत का खाता। 12 साल बाद 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर मनु भाकर ने रचा इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर दी मनु को बधाई। भारत के लिए शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली महिला बनने पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी बढ़ाया हौसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 112वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। स्वतंत्रता दिवस पर की सेल्फी अपलोड करने की अपील। देश के हथकरघा कारोबार में महिलाओं के योगदान की जमकर की प्रशंसा। ओलंपिक खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए भी देशवासियों से की अपील। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 2 दिवसीय बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक संपन्न। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से काम करने पर रहा फोकस। देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए राज्यों के योगदान पर भी विस्तार से हुई चर्चा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत से हड़कंप। कोचिंग सेंटर के मालिक और संयोजक गिरफ्तार। आक्रोशित छात्रों का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। एलजीबीके सक्सेना ने भी दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। संभागीय आयुक्त से मंगलवार तक रिपोर्ट तलब। दिल्ली सरकार ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे पर बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर। कहा दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार की बलि चढ़े निर्दोष छात्र। कुप्रबंधन और अव्यवस्था के दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करने की मांग। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापान के दौरे पर। टोक्यो में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से की मुलाकात। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई व्यापक चर्चा। सोमवार को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को लेकर भविष्य के सहयोग पर भी चर्चा की उम्मीद। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश के कारण राज्य के नदियों का जलस्तर बढ़ना जारी। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक में भी तेज बारिश। और सबसे पहले बात पेरिस ओलंपिक के उपलब्धि के साथ करते हैं। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिला दिया है। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की है। इसी के साथ ओलंपिक में 12 साल बाद निशानेबाजी में भारत के लिए एक पदक आया है। मनु ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। भारत की युवा निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में देश के लिए पदक का खाता खोल दिया है। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। मनु ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में मनु की पिस्टल खराब हो गई थी और आंखों में आंसू लिए मनु प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। टोक्यो ओलंपिक की निराशा के बाद मनु ने पेरिस में दमदार वापसी की और भारत के लिए पदक जीतकर इतिहास रचा।
मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद निशानेबाजी में पदक दिलाया है। भारत को इस खेल में आखिरी ओलंपिक मेडल 2012 में मिला था। ये शूटिंग में भारत का अब तक का 5वां ओलंपिक पदक है। मनु भाकर की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में लिखा कि 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत का पदक खाता खोलने के लिए मनु भाकर को हार्दिक बधाई। वे निशानेबाजी प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत को मनु भाकर पर गर्व है। उनकी ये उपलब्धि कई खिलाड़ियों, खासकर महिलाओं को प्रेरित करेगी। मैं कामना करती हूं कि वे भविष्य में नित नई ऊंचाइयां छूती रहें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पोस्ट में लिखा, मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। उन्होंने पेरिस में न सिर्फ भारत का खाता खोला, बल्कि निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। मनु भाकर की उपलब्धि देश की अनगिनत लड़कियों को प्रेरणा देगी, जो ओलंपिक में पोडियम पर भारत का नाम रोशन करना चाहती हैं। पदक जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बात भी की। केंद्रीय खेल मंत्री ने भी मनु को बधाई देते हुए लिखा, एक गौरवपूर्ण क्षण। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक के साथ मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता। बधाई हो मनु, आपने अपना कौशल और समर्पण दिखाया। आप भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला बनने पर मनु भाकर को बधाई दी है। मॉन्यूमेंटल डे, मनु ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया एंड दिस इज द फर्स्ट एवर फीमेल मेडल फॉर शूटिंग एवर इन आवर हिस्ट्री, सो इट्स अ ग्रेट डे। मनु की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही है। इन सो मेनी इयर्स शी इज बीन डूइंग वेरी वेल, बट टुडे इट हैज कल्मिनेटेड इन एन ओलंपिक मेडल एंड शी स्टिल हैज अ कपल ऑफ इवेंट्स टू गो, सो it's yet not over and I'm hoping that this will inspire the rest of the team. Golden generation for sport, I would say. मनु भाकर के पास पेरिस ओलंपिक में और भी पदक जीतने के अवसर हैं। उन्हें 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित वर्ग और महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भी हिस्सा लेना है। ऐसे में खेल प्रेमियों को उनसे और भी पदक की उम्मीद है। पेरिस से मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मनु भाकर ने ओलंपिक में सिर्फ पदक ही नहीं जीता, बल्कि एक बड़ा इतिहास बना दिया है। इस पदक से पहले भी मनु के हिस्से में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तमाम प्रतियोगिताओं के कई मेडल उनके पास थे, और ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से ये अपने आप में बहुत खास था। पेरिस ओलंपिक के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये अपने आप में मनु ने न सिर्फ इस एक इवेंट की बात की है, और इसके साथ साथ अन्य चीज़ों के लिहाज से भी अगर बात की जाए तो बहुत कुछ आगे करना बाकी है। लेकिन किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं, अभिनव बिंद्रा ने जो बातचीत की है हमारे डीडी न्यूज़ के साथ में, उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको पहले वो सुनाते, फिर मनु भाकर की कुछ और कहानियों से भी रूबरू कराएंगे। पेरिस गेम्स में मेडल जीतने की शुरुआत हो चुकी है और मनु भाकर ने पहला पदक जीत लिया है 10 मीटर एयर पिस्टल में, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ है वन एंड ओनली अभिनव बिंद्रा। सर, शुरुआत हो चुकी है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इट्स अ मॉन्यूमेंटल डे। मनु ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया एंड इट इज़ द फर्स्ट एवर फीमेल मेडल फॉर शूटिंग एवर इन आवर हिस्ट्री, सो इट्स अ ग्रेट डे। मनु की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही है। इन सो मेनी इयर्स शी इज बीन डूइंग वेरी वेल, बट today it has culminated in an Olympic medal and she still has a couple of events to go, so it's yet not over and I'm hoping that this will inspire the rest of the team to do even more. Will you call it a golden generation or in the Indian shooting? It's a golden generation for sport, I would say. Thank you so much. It's a golden generation for the Indian sport. अभिनव बिंद्रा का यह कहना है। जिस तरह से भारत का पहला मेडल आ चुका है और कोशिश यही रहेगी कि आने वाले दिनों में जिस तरह की काफ़ी मेडल राउंड बाकी है, हमारे खिलाड़ी कमाल करेंगे और जो तिरंगा है उसका सम्मान करेंगे, और उसको जो ट्राई कलर जो फ्लाई करता है वो सबसे ऊपर फ्लाई करेगा। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, पेरिस। तो हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। मनु भाकर ने एक ऐसी जीत दिलाई है जो तिरंगे का मान सम्मान आगे बढ़ाती। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय,
गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। पता है कैसे गुड़िया स्कूल जाती, कैसे गांव गांव में बिजली आती, कैसे महिलाएं सशक्त बनती, कैसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो, कैसे हाईवे और सड़कें एक दूसरे से जुड़ती, कैसे स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचती, कैसे चंद्रयान भारत का तिरंगा चांद पर लहरा, कैसे आपदा में कोई जीवन संजोता, कैसे भारत खेलों में अपना नाम रोशन। लेकिन ये अविश्वसनीय चीज संभव कैसे हो? जो इन सबको संभव बनाता है वो भारत का आयकर दाता। तो देश हित के लिए निभाएं अपना कर्तव्य। निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए देय तिथि 31 जुलाई 2024 से पहले अपना आयकर रिटर्न अवश्य भरें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल, ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। दिल्ली में कल देर रात बेहद दुखद खबर सामने आई। राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई। इस घटना में गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, जिसके चलते ये पूरी घटना हुई। घटना के बाद दिल्ली सरकार और MCD दोनों ही सवालों के घेरे में है, लेकिन 3 मौतों की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नजर नहीं आ रहा। राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट की इमारत में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत से हड़कंप मच गया। शनिवार शाम इस कोचिंग की इमारत में अचानक बाढ़ की तरह पानी भर गया। उस वक्त कोचिंग की बेसमेंट की लाइब्रेरी में कुछ छात्र मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और NDRF की टीम ने मौके से फंसे हुए छात्रों और अन्य लोगों को निकालना शुरू किया। हालांकि मामले में 3 छात्रों को बचाया नहीं जा सका। जानकारी के अनुसार कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी अवैध रूप से बनाई गई थी। जारी अनुमति दस्तावेज में बेसमेंट में केवल स्टोरेज बनाने की अनुमति थी, जो हादसे के 18 दिन पहले ही दी गई थी। बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखते हुए संचालक अवैध रूप से लाइब्रेरी चला रहा था। वहीं मामले में दिल्ली पुलिस की FIR से कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। FIR से खुलासा हुआ है कि कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता पुलिस को कागज भी नहीं दिखा पाए। FIR में ये भी सामने आया कि बेसमेंट में वाटर ड्रेनेज की भी व्यवस्था नहीं थी। पुलिस की FIR में हादसे के लिए बिल्डिंग मैनेजमेंट ड्रेनेज सिस्टम के लोगों को जिम्मेदार बताया गया है। FIR के मुताबिक बारिश का पानी सड़क पर 3 फीट तक भर गया था। घटना के बाद से लापरवाही के आरोपों के बीच दिल्ली सरकार और प्रशासन के खिलाफ छात्र आक्रोशित हैं। दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बिल्डिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर शामिल हैं। इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर MCD को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो MCD के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी MCD अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। जब से इंसिडेंट हुआ है, वी हैव बीन वर्किंग रिलेंटलेसली इन सर्च एंड रेस्क्यू। उसके बाद इसका एक लीगल एक्शन, प्रॉपर लीगल एक्शन लेना, लोगों को गिरफ्तार करना, हमने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ा है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके भावनाओं को मैं और मेरी पूरी फोर्स बहुत अच्छे समझती है। दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जलभराव के कारण जान गंवाने वाली 3 छात्राओं की पहचान श्रिया यादव, तान्या सोनी और नेविन डाल्विन के रूप में हुई है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी, जबकि तानिया सोनी तेलंगाना और नेविन डाल्विन केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले थे। मृतक छात्रा श्रेया यादव के भाई ने घटना को लापरवाही बताया है। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर में इससे पहले भी जलभराव की घटना हो चुकी थी, बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कोचिंग सेंटर हादसे पर दुख जताया है। दिल्ली के एलजी ने कहा कि ये घटनाएं स्पष्ट रूप से संबंधित एजेंसियों और विभागों द्वारा बुनियादी रखरखाव और प्रशासन की विफलता की ओर इशारा करती हैं। एलजी ने कहा कि शहर में जल निकासी, संबंधित बुनियादी ढांचा और इनकी देखभाल की व्यवस्था स्पष्ट रूप से ध्वस्त हो चुकी है। एलजी ने कहा कि अपने घरों से दूर भारी फीस और किराया चुकाने वाले छात्रों की बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित न करने वाले कोचिंग संस्थानों और मकान मालिकों की भूमिका पर गौर करने की जरूरत है। जो कुछ हो रहा है वो अक्षम्य है और ऐसे मुद्दों को अब और अधिक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एलजी ने बताया कि उन्होंने संभागीय आयुक्त से मंगलवार तक दुखद घटना के हर पहलू का जायजा लेते हुए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। एलजी ने कहा कि जो लोग भी कसूरवार होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र नगर में हुए हादसे से ये साफ है कि कैसे दिल्ली में नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कोचिंग सेंटर माफिया छात्रों के जीवन के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार और प्रशासन के लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। दिल्ली से तापस भट्टाचार्य, पराक्रम सिंह शेखावत, अजीत द्विवेदी और सुशील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली की कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद से सियासत भी गरमा गई है। बीजेपी सीधे तौर पर जहां आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि एमसीडी हो या फिर दिल्ली सरकार, दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी की सत्ता है, वहां पर वो काबिज है। बावजूद उसके इस प्रकार की घटना के पीछे जो अव्यवस्था और लापरवाही है, वो जिम्मेदार सीधे तौर पे दिखाई पड़ रही है। हालांकि इन सारे घटनाक्रम के बीच में आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी से गोलमोल तरीके से बचती नजर आ रही है। क्या कुछ सियासी तौर पर इस घटना के बाद खबर देखने को मिली है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद जहां छात्रों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं इस दर्दनाक हादसे से सदमे में आई दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी ने इसे हादसा नहीं, हत्या करार देते हुए आपराधिक लापरवाही बताया और दोषी अधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी के इस्तीफे की मांग की। भाजपा का कहना है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से ऐसी दुर्घटनाएं बार बार हो रही हैं। दिल्ली सरकार आपकी, दिल्ली जल बोर्ड आपका, दिल्ली की मेयर आपकी, दिल्ली की एमसीडी आपकी, और उसके बाद भी आप एक्सक्यूजेस देते हैं। उठाइए हमारी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 2 महीने की, लगातार हम कह रहे हैं कि दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हुई है। 22 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते हैं, और दुर्गेश पाठक जी बहुत उद्दंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात में कहते कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान में ये है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते। वहां के एमएलए दुर्गेश पाठक, वहां के एमसीडी के लोग, वहां पे मेयर आतिशी जो मंत्री है और अरविंद केजरीवाल, इनकी जिम्मेदारी तो आज स्पष्ट है और इनको न केवल इस्तीफा देना चाहिए, पर इनके ऊपर स्क्रूटनी और इनके ऊपर इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल हादसे के पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंची। उन्होंने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र बड़ी मुश्किलों से, बड़े सपनों के साथ देश भर से दिल्ली आते हैं और दुर्भाग्य से इस तरह मर जाते हैं। उनका ध्यान सभी को होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ, इट इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज नॉट क्रिमिनल नेग्लिजेंस, आई थिंक दैट इट इज मर्डर एंड आई थिंक इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली।
वहीं लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर 7 चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को भी इस मामले में आखिरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने जहां इस हादसे पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को दोषी ठहराया, तो वहीं प्रियंका गांधी ने इसे आपराधिक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि एक दूसरे पर सवाल उठाना और आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन इसमें आम आदमी की परेशानी हो रही है। जबकि दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि ये सालों साल की अनदेखी का नतीजा है। ये जो एक पैनिक क्रिएट होता है जब कोई इंसिडेंट होता है, तब उसके ऊपर चंद दिन की रिएक्शन, मैं समझता हूँ ये जो पॉलिटिसाइजेशन ही इसको मैं कहना चाहूँगा। नहीं तो सरकारों को ध्यान देना चाहिए, चाहे उसमें एमसीडी इन्वॉल्व है, चाहे उसमें दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हों, एजुकेशन मिनिस्टर हों, क्योंकि ये भी घटना जो घटी है वो सीवेज के फटने से वो एकदम से पानी घुसा। क्या हमारा नैतिक दायित्व कुछ नहीं है? ये एक दूसरे पर छीटाकशी करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करना, ये बड़ा आसान होता है। पिछले 10 साल से हम यही देख रहे हैं। लेकिन इसमें हो क्या रहा है? पिस रहा है आम आदमी। देश की राजधानी में इस तरह की असंवेदनशील सरकार बहुत गलत है। एमसीडी हो या सरकार हो। दरअसल कांग्रेस नेताओं की ये प्रतिक्रियाएं तब सामने आईं जब हादसे को लेकर कांग्रेस नेताओं की खामोशी पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल खड़े किए। उसके बाद कांग्रेस नेताओं के बयान तो आए, लेकिन इसमें भी कांग्रेस सीधे आम आदमी पार्टी पर हमला करने से बचती ही नजर आ रही है। राहुल गांधी के एक्स पोस्ट पर जवाब देते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने लिखा कि आप में गलती करने वालों को जिम्मेदार ठहराने का भी साहस नहीं है। अग्निशमन विभाग, एमसीडी, जल विभाग, पीडब्ल्यूडी सब कुछ आपके अधीन है। भंडारण के लिए एनओसी या फिर चल रही थी लाइब्रेरी कैसे? जल जमाव क्यों? विधायक को बताने के बावजूद नालों की सिल्टिंग क्यों नहीं की गई? शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं? पिछले कुछ दिनों में लगभग 8 लोगों की जान चली गई। आज आपने बिना नाम लिए आपको शर्मिंदा किए यह दिखावटी दयनीय पोस्ट किया। दरअसल जिस जगह यह घटना हुई उस क्षेत्र के आप विधायक दुर्गेश पाठक इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ड्रेनेज सिस्टम और साफ सफाई एमसीडी के अंतर्गत आते हैं। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय राजेंद्र नगर से सटे पूर्वी पटेल नगर से ही आपकी पार्षद हैं। इस बीच एबीपी के कार्यकर्ताओं ने भी एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर प्रदर्शन किया और बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे कोचिंग संस्थानों को बंद करने की मांग की। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र, निशांत राय, सुशील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली में एक दुखद घटना होती है, सियासत बढ़ जाती है, लेकिन कई गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं जिसका उत्तर ढूंढना बहुत जरूरी है। सवाल ये कि आखिर कोचिंग माफिया किस प्रकार से गैर कानूनी काम करने में लगातार वर्षों से सक्षम है, मिली भगत किस प्रकार से वो कर पा रहे हैं और व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर भी काम कर रहे हैं। उसी तरीके से ये पहला घटना नहीं है। बीते कुछ वर्षों की बात की जाए तो दिल्ली में इस प्रकार की छोटी बड़ी कई घटनाएं हो चुकी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट स्पष्ट तौर पे अपने आदेश में कह चुका है कि किसी भी बिल्डिंग के बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर नहीं चल सकता है, कोई दफ्तर नहीं खोला जा सकता है। बावजूद उसके इस प्रकार की व्यवस्थाएं अगर दिल्ली में काम कर रही हैं तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सुदूर इलाकों से दिल्ली आने वाले हजारों सपने लेकर छात्र जो आते हैं, उनके हिस्से आखिर आता क्या है? बदहाली और कुछ इस प्रकार की अफसोसजनक घटनाएं। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट में। आंखों में आसमान से ऊंचे सपने लिए देश के कोने कोने से हजारों छात्र हर साल दिल्ली का रुख करते हैं कि कोचिंग में पढ़ाई करके आईएएस बनेंगे। लेकिन दिल्ली की कोचिंग व्यवस्था की बदहाली छात्रों की जिंदगी से कैसे खिलवाड़ करती है, ये एक बार फिर से दिल्ली के राजेंद्र नगर की घटना से सामने आया है। दिल्ली के राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर जैसे इलाके प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए पसंदीदा जगह हैं। ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स भी इन्हीं इलाकों में हैं, तो ये इलाके कमोबेश दिल्ली के अन्य इलाकों के मुकाबले सस्ते हैं। यही कारण है कि कुछ दशकों में इन इलाकों में नियमों की धज्जियां उड़ाकर न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, बल्कि नियमों की अनदेखी करके छात्रों के रहने के लिए पीजी संचालित हो रहे हैं।
राजेंद्र नगर की घटना के बाद कोचिंग माफिया से लेकर छात्रों के लिए बदहाल जिंदगी की ये बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। डीडी न्यूज के संवाददाताओं ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर छात्रों की दिक्कतों की जमीनी सच्चाई जानने की कोशिश की। ये हर साल प्रॉब्लम आती है और आती रहती है, मुझे नहीं लगता और कितने टाइम तक आएगी ये प्रॉब्लम। पेरेंट्स अपने बच्चों को मरने के लिए नहीं भेजते यहाँ पर। माँ बाप के पास सिर्फ अपने बच्चे ही पूंजी होते हैं और अगर वो ही अचानक से चले जाएं तो कुछ नहीं रहता है। इसका उपाय तो अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहेगी तभी होगा ना। यहाँ आके देखिए पानी की कितनी प्रॉब्लम्स है। रूम देखने जाओ 15,000 के नीचे बोल देते हैं रूम नहीं है। अरे भाई कहाँ से लाएगा मिडिल क्लास फैमिली 15,000 में पूरा परिवार चलता है हम लोगों का। कल सिर्फ आधे घंटे की बारिश में वहाँ पे 12 से 13 फुट अगर पानी चला गया तो इसकी जिम्मेदार कौन है? वेयर इज द एमसीडी? कौन पार्लियामेंट्री हमारी बात सुनने आ रहा है? आप बताओ ना कौन है? हम सिर्फ मरने के लिए आ रहे हैं क्या यहाँ पे? 25-25 हजार रुपए हम अपना खेत बेच के आ रहे हैं, प्रवासी लोग हैं हम लोग। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं वो बेसमेंट जहाँ पर छात्र पढ़ाई कर रहे थे और उस बेसमेंट में जब बहुत तेजी से पानी भराया तो छात्र अपने आप को संभाल नहीं पाए। उनको समझ नहीं आया कि वो अपनी जान कैसे बचाएं, क्योंकि जो पानी का वेग था वो इतना तेज था कि आधे घंटे की बारिश में बेसमेंट में 7 से 8 फीट तक पानी भरा गया। ये देखिए अभी तो पानी की निकासी हो चुकी है, लेकिन ये वही बेसमेंट है जहां से पानी अंदर गया। यहाँ पे इतना सफोकेशन होता है और खासकर गर्मी में तो जो स्टूडेंट्स का बहुत बुरा हाल होता है। मतलब पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती है। और अगर आप ये सीवेज वाली बात करेंगे तो सर जैसे थोड़ा सी पानी गिरने पे ना सर घुटनों कमर तक पानी आ जाता है। कोचिंग्स की अगर हम बात करें तो करीब 2-2.5 लाख के करीब ऐसी फीस होती है कोचिंग की। उसके बाद महीने का 20,000 रुपये रहने खाने का यहाँ पे। राजेंद्र नगर की जिस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हुई, इस घटना से महज 18 दिन पहले ही इस बिल्डिंग को अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया था। ये दर्शाता है कि कैसे मिली भगत से बिना किसी जांच किए नियमों की अनदेखी करके ये प्रमाण पत्र जारी किया गया था। ये जानकारी भी सामने आ रही है कि बेसमेंट का इस्तेमाल लाइब्रेरी के तौर पर किया जा रहा था और इसमें बायोमेट्रिक एक्सेस दिया गया था। इससे पहले भी दिल्ली में छोटे बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर संचालकों की इन कारस्तानियों पर लगाम नहीं लगी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2022 में आदेश दिया था कि बेसमेंट में कोचिंग संस्थान या कंपनियों के दफ्तर नहीं चल सकते। पिछले साल जून महीने में मुखर्जी नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। इस घटना में 60 छात्र घायल हुए थे। हादसे के समय कोचिंग सेंटर में 200 से 250 बच्चे मौजूद थे और कई छात्रों ने 3 मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई थी। इसी तरह 25 जनवरी 2020 को दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक कोचिंग सेंटर की 2 छत गिर गई थी। इस हादसे में 4 छात्रों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 13 अन्य लोग घायल हुए थे। व्यवस्थाओं को सुधारने का सपना पाले इन तमाम छात्रों को बदहाल व्यवस्था ही शिकार बना रही है। दिल्ली सरकार और एमसीडी को इस दिशा में बड़े कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो छात्रों का विश्वास ही व्यवस्था से उठ जाएगा। तापस भट्टाचार्य, सुशील ओझा, अजीत द्विवेदी, पराक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए अपडेट के लिहाज से हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी संवाददाता चंद्रशेखर, इस वक्त का अपडेट क्या है? और हमने देखा कि लगातार पुलिस भी कार्रवाई अब कर रही है, तो वहीं छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी चल रहा था। क्या है इस वक्त का अपडेट? जी अरे तो दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। अभी जो पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ पर वो आकर के मुआयना कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या घटना उस समय घटित हुई थी और क्या मोरसम पड़ रहा होगा उस वक्त और क्या क्या लैकनेस इस बिल्डिंग में है, इस सबके तमाम चीज़ों के बारे में, क्योंकि इसको एक आपराधिक मामला भी माना जा रहा है, तो उस तरीके से इसकी जांच हो रही है। साथ ही साथ जो जितने भी जो स्टूडेंट हैं आसपास के, जो भी पढ़ने वाले हैं, जो एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के, वो तमाम बच्चे जो हैं वो यहाँ पर हैं। अब तकरीबन 1000 से भी ऊपर इनकी संख्या होगी, गिनना मुश्किल है। ये बच्चे लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो घटना हुई है कल और जो 3 बच्चों की मौत हुई है उनके साथ न्याय किया जाए और ये जस्टिस मांग रहे हैं। एमसीडी पर सवाल उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और वो सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं जिसने इस यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर ये जो बेसमेंट में दो मंजिला बिल्डिंग एक तरीके से हो चुकी थी, उसको पास किया और उसको यहाँ पर ये कोचिंग सेंटर इस प्रकार से चल रहा था। और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, चाहे वो यहाँ हो, चाहे मुखर्जी नगर के इलाके में हो या लक्ष्मी नगर के इलाके में हो या जहाँ भी कोचिंग सेंटर दिल्ली में मौजूद है, उन सब की जांच होनी चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए, ट्रेसिंग होनी चाहिए,
कि वहाँ पर भी क्या इस प्रकार की सुविधाएं हैं, जो कि अमूमन देखा जा रहा है कि लाइब्रेरी का कल्चर यहाँ पर लगातार बना हुआ है। 90% जो है वो देखा जा रहा है कि ये जो लाइब्रेरीज हैं वो भूमिगत होती है और जिसमें सफोकेशन है, जहाँ पर फायर की सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, जहाँ पर निकासी जो है वो एक ही स्थान पर है, दो आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, जो बिल्डिंग जो नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये तमाम जो मांगे हैं ये युवाओं की मांगे हैं और इसीलिए शायद युवा लगातार विरोध भी कर रहे हैं और उस दिशा में काम करने की जरूरत है। शुक्रिया वक्त सीमित, चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पे अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। और आज की बड़ी खबर पे एक बार फिर से वापस आते हैं, जो कि पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बात की है, जिन्होंने आज पहला मेडल भारत के लिए जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर मनु भाकर को बधाई दी है। क्या कुछ बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो ये मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, बिल्कुल। देश को भी उसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सर वहाँ? सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ जितना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को, खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब इजी है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, चलिए, तो घर पे बात हुई है रामकृष्ण जी से? अभी तो नहीं हुई सर, शाम को घर जाके करूँगी, जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे। हाँ जी, क्योंकि हमारे पापा को तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, माँ भी और पिताजी भी और भाई भी। जी, चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू। जी, तो निशानेबाजी में पेरिस ओलंपिक में देश के लिए पहला मेडल जीतकर खाता खोलना और पहली महिला निशानेबाज के तौर पर इतिहास रचने वाली मनु भाकर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातचीत, जिसमें वो हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसका हालचाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपको वहाँ किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के स्तर पर खिलाड़ियों के साथ संवाद और उनका हौसला अफजाई ऐसे मेडल्स की एक आधार तैयार करने में मददगार साबित होता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय
गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद अब बात क्वाड की। क्वाड के विदेश मंत्रियों के स्तर की बैठक कल जापान में होनी है, जिसमें शिरकत करने के लिए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त जापान में हैं और आज उन्होंने वहां पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है, जिसमें द्विपक्षीय, वैश्विक और क्षेत्रीय मसलों पर विस्तार से बातचीत हुई। लेकिन अगर क्वाड की बात की जाए तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैसे स्वतंत्र और खुला नौवहन बना रह सके, इसको लेकर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 देशों का क्वाड एक मंच है जिसपे लगातार इस विषय पे बातचीत होती रहती है। इस बार का 2024 का जो शिखर सम्मेलन है, यानी कि जो राष्ट्र प्रमुखों का क्वाड का शिखर सम्मेलन है, वो भारत में प्रस्तावित है। लेकिन उससे पहले विदेश मंत्रियों के क्वाड के मंच पर यह बैठक कई मायनों में काफी खास और अहम मानी जा रही है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापान के दौरे पर हैं। टोक्यो पहुंचने पर जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 29 जुलाई को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पिछले साल सितंबर में न्यूयॉर्क में हुई बैठक की चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। सदस्य देशों के विदेश मंत्री क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इस दौरान खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को लेकर भविष्य के सहयोग पर भी चर्चा की उम्मीद है। बैठक में क्वाड पहल और कार्य समूह की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। क्वाड की बैठक से पहले रविवार को टोक्यो में विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों के साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, आज टोक्यो में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारा द्विपक्षीय एजेंडा लगातार आगे बढ़ रहा है। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। सोमवार को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। टोक्यो में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एडोगावा में फ्रीडम प्लाजा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में संघर्ष, तनाव, ध्रुवीकरण और रक्तपात के इस समय में महात्मा गांधी का ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है कि समाधान युद्ध से नहीं होता और कोई भी युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बापू का शांति और अहिंसा का संदेश और उनके सिद्धांत आज और भी अधिक प्रासंगिक हैं, जब दुनिया में इतना संघर्ष, तनाव और ध्रुवीकरण देखा जा रहा है। At a time when we are seeing so much conflict in the world, so much tension, so much polarization, so much bloodshed, it's very important that Gandhiji's message was that solutions do not come from a battlefield, that no era should be an era of war. And that message applies today as much as it did 80 years ago. क्वाड 4 देशों का एक समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड का उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना है। इसका गठन 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ मिलकर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खबर के तमाम पहलुओं पर विस्तार से हम बात करेंगे। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका का क्वाड में मंथन, क्योंकि क्वाड का मंच है जहां पर ये चारों देश मिलकर मंथन करेंगे। क्वाड में मंथन होता नजर आएगा। इस विषय पर बात करने के लिए
एम्बेसडर गुरजीत सिंह, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हमारे साथ में मौजूद है। सर बहुत स्वागत है। एम्बेसडर सिंह, सबसे पहला सवाल यही कि मौजूदा जो भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल स्थिति है उस लिहाज से क्वाड के मंच पर विदेश मंत्रियों की ये बैठक, इसका बड़ा संदेश और इसके मायने क्या? धन्यवाद। सबसे बड़ा मायने तो ये है कि इस समय की जो स्ट्रेटेजिक स्थिति है उसमें चीन एक बड़ा मुद्दा है और उसकी जो गतिविधियां हैं वो आक्रामक, और दूसरा रूस जो यूक्रेन में उलझा हुआ है, अमेरिका को उससे चिंता है। तो क्वाड के जो 4 देश हैं, हम चारों की निष्ठा क्या है? वो है दुनिया में एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को रखना। तो इसमें किसका क्या एक रोल रहेगा ये हम आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन इस समय अगर आप देखें तो चीन की गतिविधियां जो फिलीपींस के साथ हैं वो बड़ी एक एंजाइटी कॉज कर रही है। दूसरी बात है जो नॉर्थ कोरिया का जो रोल है वो चीन और रूस के साथ मिलकर पैसिफिक में एक प्रॉब्लम है। तो हमारे पूरे क्षेत्र में कई देश ऐसे हैं जो स्थिरता के विरुद्ध है और हमको उनसे कैसे जूझना है ये क्वाड में बातचीत होगी। सर महत्वपूर्ण चीज ये हमने देखा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के साथ साथ क्वाड के मंच का जो सहयोग है चारों देशों में वो काफी विस्तार एक तरीके से पा चुका है। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या आपसी समझ के तमाम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के मुद्दे हो, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा, तमाम विषयों पर वो विस्तार दिखाई पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि वो जो कोशिशें इस मंच के साथ साझा सहयोग को बढ़ाने को लेकर हुई थी, विदेश मंत्रियों की बैठक में उस पर भी कहीं ना कहीं एक चर्चा होगी? भारत का जो क्वाड के लिए रवैया है वो है कि ये एक स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक पब्लिक गुड्स के लिए, विकसित संसार के लिए एक ग्रुपिंग है। तो हमने पिछले 2 सालों में ये बदलाव लाया गया है क्वाड में भारत के इनिशिएटिव। तो जो स्ट्रेटेजिक मुद्दे हैं वो ऑकस में बात होती है, या जैसे आज आपने दिखाया ब्लिंकन और जयशंकर की मीटिंग इन बायलैटरल्स में होती है, इतनी ज्यादा क्वाड में डायरेक्टली नहीं होती। और जैसे आपने कहा ये 3 मुद्दे, उसके अलावा 3 मुद्दे और है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, ये 6 मुद्दों पे वर्किंग ग्रुप बने हुए हैं। और क्वाड चाहता है कि आसियान, पैसिफिक आइलैंड्स और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सदस्यों के साथ इन मुद्दों पे ज्यादा बातचीत की जाए, क्योंकि इसमें हम सब का हित है। लेकिन हम ये भूल नहीं सकते कि चीन का आक्रामक रवैया उसको भी हमें देखना है। लेकिन हम दूसरे देशों को ये नहीं बोल रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली आप हमारे ऐसे हाथ में लाइए, क्योंकि वो चाइना और यूएस के पंगे में जूझना नहीं चाहते। तो भारत का जो रवैया क्वाड के साथ है कि आप ये विकसित चीजों के ऊपर बात करें, विकास के ऊपर बात करें, वो इस समय हमें ज्यादा भाव देता है। सर आज जो हमारे विदेश मंत्री की अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ में जो बातचीत हुई उसमें द्विपक्षीय, वैश्विक और जो क्षेत्रीय मसले उस पर तमाम विस्तार से बातचीत हुई। आपको लगता है कि क्वाड के मंच से इतर भी जो द्विपक्षीय बैठकें हैं ये भी देशों को आपसी संबंधों को एक इनहेंस करने का एक मौका है? किस तरीके से मौजूदा समय में इस आज की मुलाकात को आप देखते हैं? जी, जो ये ब्लिंकन के साथ विदेश मंत्री की मीटिंग हुई है, ज्यादातर जो बड़े मुद्दे हैं इसमें बात होगी कि चीन के साथ क्या करना है, रूस के साथ क्या करना है। एक हमारे लिए यह मुद्दा भी है कि अमेरिका नेटो को इंडो पैसिफिक में लाना चाह रहा है और भारत उसके विरुद्ध है। लेकिन जो बाकी क्वाड देश हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो तो नेटो समिट में भी गए थे और वो अमेरिका के एलाई हैं, तो वो हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। और फिर ऐसी बातें जो होती हैं तो वो एक मत बनाने के लिए ये जो बायलैटरल मीटिंग्स साइड में होती हैं ये बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल, और जो भारत में प्रस्तावित शिखर सम्मेलन है उस लिहाज से भी एक बड़ा आधार तैयार होगा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गुरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय में विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद। जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी में होगी ईमानदारी, फिर आपके टैक्स रिफंड में नहीं होगी कोई देरी। इसलिए ध्यान रहे, गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड क्लेम में देरी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर E-फाइल में हुई रिटर्न में दी हुई जानकारी की गहन जाँच करता है और गलत पाए जाने पर रिटर्न फ्लैग हो सकती है। फ्लैग होने पर CPC ITR से रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सूचना मिलेगी। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। अपनी रिटर्न से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने डैशबोर्ड पर प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शंस चेक करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के 112वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश की जनता के साथ आज संवाद स्थापित किया। पीएम मोदी ने विभिन्न समसामयिक विषयों पर अपनी बात साझा की तो कई सामाजिक मुद्दों पर जनता को आगे आकर जुड़ने का आह्वान भी किया। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपनी सेल्फी को अपलोड करने के लिए देशवासियों से अपील भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों से हर घर तिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करने का आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त से पहले सुझाव भेजने का आग्रह किया। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। साथियों, पहले की तरह इस साल भी आप हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव भेजते हैं। आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर भेजिए। आप MyGov या नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट परी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम है। अपनी संस्कृति पर गौरव करते हुए ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। भारत में भी इस तरह के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास है प्रोजेक्ट परी। अब आप परी सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा। ये परी स्वर्ग की कल्पना से नहीं जुड़ी, बल्कि धरती को स्वर्ग बना रही है। परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है। ड्रग्स की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। पीएम मोदी ने देश को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों, परिवारों और संस्थाओं से मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करने का आग्रह किया।
हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहेबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए समाज में बदलाव लाने के लिए युवाओं से आह्वान करने के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को उजागर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। दो दिन चली भाजपा के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक आज समाप्त हो गई। इस बैठक में पीएम मोदी शामिल हुए और उन्होंने भाजपा शासित राज्यों के केंद्र की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। तो 2 दिन चली इस बैठक में कई विषयों पर प्रेजेंटेशन भी दिया गया। बैठक में भाजपा शासित राज्यों के 13 मुख्यमंत्री और 15 डिप्टी CM शामिल हुए। तो पीएम मोदी के अलावा पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक 2 दिनों तक चली। बैठक में सुशासन से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पीएम मोदी का समापन संबोधन हुआ। बैठक के दौरान केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष चर्चा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों पर बल देते हुए हम कैसे अधिक गति से काम कर सकते हैं, इसके बारे में भी सभी से आह्वान किया, आग्रह किया। बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से काम करने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में राज्यों के योगदान पर भी चर्चा हुई। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों में चलाई जा रही विशेष योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रस्तुतिकरण रखा। बैठक में विरासत के साथ विकास को आगे बढ़ाने पर भी जोर देने पर चर्चा हुई। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनानी है तो उसमें राज्यों का योगदान क्या हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें
कुछ राज्यों ने अपने द्वारा किए गए योजनाबद्ध प्रयासों का विवरण भी बैठक के सम्मुख रखा। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भूमिका के बारे में भी चर्चा हुई। इस चर्चा के लिए देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने एक प्रस्तुतिकरण भी किया। समय समय पर इस तरह से बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बैठक होती रही है। वर्ष 2024 में ये बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की पहली बैठक थी, जिसमें 13 सीएम और 15 डिप्टी सीएम शामिल हुए। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस खबर के साथ न्यूज नाइट के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राजस्थान के जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि जब देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन होगी तो राजस्थान 350 बिलियन के लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान विकास और विरासत को साथ लेकर चलेगा। रविवार को उत्तर प्रदेश विधान भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में मानसून सत्र को लेकर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में हुई बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और कांग्रेस की अनुराधा मिश्रा समेत तमाम दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले बुलाई गई बैठक पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि सभी दल के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले और जनता के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो। चंडीगढ़ भाजपा कार्यालय में बौद्धिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तब 12 में से 11 बैंक घाटे में थे, कई तो बंद होने की स्थिति में खड़े थे। आज 12 के 12 बैंक शुद्ध मुनाफे में हैं। शनिवार को कुपवाड़ा में हुए मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए राइफलमैन मोहित राठौर का पार्थिव शरीर बदायूं में उनके पैतृक गांव लाया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में अगले 5 दिन बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।